शो में। पीटीआई हुकूमत का माशी इस्लाहाती पैकेज अवाम पर असरात क्या? मालियाती तरामीमी बिल क्या महंगाई का नया तूफान आने को है? तहरीक इंसाफ की माशी मैनेजमेंट पर उठते सवालात। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। मिनी बजट माशी जो इस्लाहाती बिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है पेश कर चुके हैं। तजावीज़ जो थी पहले काबीना से मंजूर हुई, उसमें कहते हैं जी कि एसएमई सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, आपके एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए कुछ मराहत का ऐलान या फिर कुछ टैक्सेस ऐसे जो हटाए गए हैं, खत्म किए गए हैं या फिर एग्जेम्पशंस दी गई हैं। कुछ ऐसे टैक्सेस जो बढ़ाए भी गए हैं, लेकिन कहा यह गया है कि वो जो बढ़ाए गए हैं वो ज्यादातर लग्जरी आइटम्स यानी बड़ी गाड़ियों पर बढ़ाए गए हैं। इसी तरह से छोटी गाड़ियां या मीडियम साइज जो गाड़ियां 1300 सीसी की, उस पर नॉन फायरर की शर्त को जो है वो खत्म कर दिया है। ये अहम तरीन बात यह कि आज भी असद उमर साहब की स्पीच में शुरू का हिस्सा उन्होंने जिस तरह ऑपोजिशन एहतजाज कर रही थी तो उसका जवाब भी दिया और यह भी कहा साथ साथ कि ये साबका हुकूमत की गलतियां हैं जो कर्जे इतने बढ़ गए और उसको हम सही कर रहे हैं। यानी उनका मतलब यह था कि दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक एडजस्टमेंट जो हम कर रहे हैं, माजी की गलतियों को हम दुरुस्त कर रहे हैं। बार बार तासुर पीटीआई की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर आप बात करें तो वो ये देते हैं कि हम जितने भी इकदाम कर रहे हैं वो साबका गलतियों का करेक्शन या करेक्टिव मेजर कर रहे हैं, उनको रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो ये साबका गलतियां आया कितनी संगीन थी कि आज हम दूसरा ये इस वक्त जब 5 महीने के अंदर ऐसा मामला देख रहे हैं, असद उमर साहब आए हैं हमारे सामने और वो अभी तक उन्हीं गलतियों को सही कर रहे हैं जो आज भी वो कह रहे हैं। तो ये गलतियां कितनी संगीन थी ये हम जानते हैं। हमारे साथ साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं। तो इसहाक डार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप नून लीग के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डार साहब, कितनी संगीन गलतियां हैं, आपका तासुर क्या है असद उमर साहब की आज की स्पीच पर, और कितनी बड़ी गलतियां आप करके गए जो हम उसी का मिनी बजट आता रहता है और हम उसी को सही करने में हमारे 5 महीने गुजर गए पीटीआई की हुकूमत के। ये क्या हो रहा है आखिरकार डार साहब? जी खान साहब बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि सिर्फ मजाक ही हो रहा है अभी तक तो। मिनी बजट और ये जो कुछ वो कह रहे हैं ये इस तरह खैराती अदारे या कॉर्पोरेट सेक्टर पे चलता है, एक खुदादाद मुमलकत नहीं चलती। ये बिल्कुल नॉन सीरियस अप्रोच है और ये जितनी उन्होंने एक्सपोर्टर के हवाले से जो आपने भी चंद चीजें गिनवाई हैं वो मैंने भी सुनी है, लेकिन पहले इनका पूरा फोकस होता था कि डिवैल्यूएशन रुपये की कदर ज्यादा है इसलिए ये एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। और मैं हमेशा समझाता था कि डिवैल्यूएशन एक्सपोर्ट्स को बिल्कुल कभी मदद नहीं देती और एक्सपोर्ट्स जो है वो 8% से कम पूरी इकोनॉमी का साइज है और 92% को आप जब इंपोर्ट्स हमारी इतनी ज्यादा हैं और महंगाई का तूफान आता है डिवैल्यूएशन से, तो हमारी मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी टाइट होनी चाहिए और हमारे स्टेबल करेंसी और हाई रिजर्व हमें हेल्प करेंगे। तो आप देखें कि 35% डिवैल्यूएशन के बाद अभी इनके स्पोक्स पर्सन ने फरक सलीम साहब ने रिसेंटली पब्लिकली एडमिट किया कि जी हमने ये तजर्बा जो किया है उससे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। तो मैं क्या कहता था कि इससे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, मैं तो 98 में भी यही किया कि 69 रुपीज से 52 रुपीज से रीवैल्यू किया डिवैल्यू की बजाय, और वो फिर 8 महीने ठीक रहा और अभी भी 111 से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 104, पहले तो 100 के नीचे आया था। तो बात यह है कि माजी की गलतियां जो हैं मुझे नहीं समझ आती कि आपके बैनुल अक़वामी आप रिकॉर्ड उठा के देख ले, आप माशाल्लाह बड़े वेल प्रिपेयर्ड और वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि मूडी, स्टैंडर्ड पुअर, इकोनॉमिस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ब्लूमबर्ग, प्राइस वाटर हाउस, वो सब लोग गलत कह रहे थे। यानी आप इंटरनेशनल क्रेडिबल रिपोर्ट्स जो थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समेत वो पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स के हवाले से सब एक्नॉलेज कर चुके हैं और ये जून 17 तक के फिगर्स आपके सब पास सामने हैं कि पाकिस्तान में लोएस्ट महंगाई थी, इन्फ्लेशन, आपके लोएस्ट इंटरेस्ट रेट थे, लोएस्ट एक्सपोर्ट रीफाइनेंस था 40 साल में, लोएस्ट आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंसिबिलिटी था। इसी तरह आप अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जाते हैं और आपकी जो ग्रोथ थी जो कि किसी भी मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए या कमी के लिए, किसी मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करने के लिए, वो आपके जो असल जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए, लोगों में खुशहाली लाने के लिए, मिडिल क्लास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो जीडीपी ग्रोथ है, वो 13 साल की हाईएस्ट थी, 6% के करीब थी और अभी प्रेडिक्शन है कि 3% पे चली जाएगी। कर्जे जो हैं, कर्जे
आप इनको जरा असद उमर साहब को कहें कि पार्लियामेंट को बताएं कि इन्होंने बैनुल अक़वामी अदारों को छुप के जो अपना फ्यूचर का प्लान दिए वो क्या है। ये कह रहे हैं कि हम 3 साल में उतने कर्जे लेंगे जितने मुस्लिम लीग ने 5 साल में लिए। और भाई मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से कराची मोटरवे को ऐड किया, ग्वादर से को अपना कोयटा से मिलाया, मुल्क में कम्युनिकेशन और हाईवेज का जाल बिछाया, मुल्क में 10,000 मेगावाट तरक्याती बिजली के मंसूबे बनाए और लोड शेडिंग को, गैस शेडिंग को खत्म किया। तो वो तो 10,000 कर्जे जस्टिफाइड है। आप कह रहे हैं हम 3 साल में 10,000 कर्जे ले लेंगे। इन्होंने एक सवाल मैं डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे ये तो चले आपने माशी जो पिक्चर और मंजर कशी कर रहे हैं आप, लेकिन ये बात लोगों के जहन में है, आप फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और एक बार नहीं कई बार आप मतलब मामलात को बड़े गहरे तौर पर देख चुके हैं, संभाल चुके हैं भागदौड़। ये जो मिनी बजट आज आया है या इस्लाहाती पैकेज आया है, ये क्या आईएमएफ की रजामंदी के साथ आता है या आईएमएफ से पहले बात हो चुकी है उसके बाद आया है आईएमएफ को खुश करने के लिए? यानी ये एक तासुर है जो एक आम आदमी के जहन में है। यह सवाल है कि ये जो कुछ हो रहा है ये आईएमएफ के लिए हो रहा है, ये एक्सपोर्ट्स के लिए नहीं हो रहा, ये आईएमएफ के लिए हो रहा है। तो इज दिस परसेप्शन करेक्ट? ये सही है या ये गलत है? मैं जाती तौर पर समझ रहा हूँ कि ये आईएमएफ की वजह से ये नहीं हुआ। अच्छा, ये इनकॉम्पिटेंस की वजह से हुआ है, ये पैनिक में हो रहा है। जब जिस मुल्क में वजीर आजम ये कहे कि मुझे डिवैल्यूएशन की खबर टीवी से मिली है, जिस मुल्क में वजीर खजाना ये कहे कि स्टेट बैंक ऑटोनोमस है जो मर्जी करे, ओ भाईजान आप फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी एक कमेटी का कानून में तो पढ़ने के क्या है। स्टेट बैंक में चेयरमैन है फाइनेंस मिनिस्टर मुल्क का, उस कमेटी का, उसका फर्ज है कि पाकिस्तान की एक्सचेंज पैरिटी को वो मॉनिटर करे। वो कहते हैं कि हमने हाथ नहीं लगाना। ये खान साहब $50 अरब का नुकसान पिछले 13-14 महीने में पाकिस्तान का हो चुका है। $28 अरब का तो 28 सेंट किए बगैर कर्जे बढ़ चुके हैं 3,500 अरब। और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो दुनिया की 5वीं बेहतरीन थी और साउथ एशिया की नंबर 1 पे थी, उसको हमने $22 अरब का नुकसान पहुंचा चुके हैं। तो ये सारे हिट एंड ट्रायल हैं। ये बिल्कुल कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। ये कोई ना इन्होंने प्लान किया है, ना इनकी विजन थी, ना इनकी सोच है। अभी भी उस मोड में बाहर नहीं निकले। ये हिट एंड ट्राई है एक और, क्योंकि ये जो इन्होंने दिया है, जो कुछ आपने फरमाया, जैसे मैंने कहा कि हमने भी दिया था। ये एक्सपोर्टर के लिए जो आज दे रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछ लूं, क्योंकि देखें आपने डिवैल्यूएशन की बात की है, जो मेजर स्पेसिफिकली अनाउंस हुए उसमें जैसे इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी रॉ मटेरियल पे इन्होंने कहा कम करने का, इसके अलावा इन्होंने ऑटो इंडस्ट्री के अंदर वेंडर्स को इन्होंने कुछ टैक्स बेनिफिट्स की बात की है। फिर एक बड़ी बात ये कहते हैं कि 7.5 सेंट पर बिजली और $6.5 पर गैस की सप्लाई जो है यकीनी इंडस्ट्रियल सेक्टर को बनाएंगे। तो ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उस पर इसका फर्क पड़ेगा, एंड दैट विल इंपैक्ट टू एक्सपोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर इवेंचुअली। तो ये तो पॉजिटिव इंपैक्ट है। और ये क्या डिवैल्यूएशन के इंपैक्ट को ये ओवरकम कर जाएंगे? ये 3 फैक्टर्स, जैसे बिजली अगर $6.5 पे अगर गैस मिलना शुरू हो जाए तो दैट इज गुड। आप नहीं समझते दार साहब? मैं अर्ज करता हूं बिल्कुल आपने ठीक कहा। बात यह है कि ये टारगेटेड हेल्प जो है ना इन सेक्टर को देने की जरूरत थी जी। और हमने दी। हमने 1 जनवरी, इन्होंने क्या किया कि पहले इस मुल्क का $50 बिलियन का बेड़ागर्क नुकसान पहुंचाया इसको। अब वो उस चीज पे आगे जो हमने की थी, हमने क्या किया था आपको याद होगा। आर यू देयर? जी सर, जी सर फरमाएं। जी हमने ये किया था 1 जनवरी 2017 को पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट एसोसिएशन को कैबिनेट रूम में बैठा के, और उनका मुंह मांगा जो था 180 अरब इन्हीं चीजों के लिए, इन्हीं चीजों को सब्सिडाइज करने के लिए पैकेज दिया था, जो कि शायद खान अब्बासी साहब ने अगस्त में आके मुझसे 67 बिलियन और दिलवाए। देयर बाय मीनिंग के टोटल 247 अरब का पैकेज एक्सपोर्टर को हेल्प करने के लिए दिया था। वो इन्हीं चीजों को कंपनसेट करने के लिए दिया था जो आज इन्होंने की हैं। और वो 9 से 11 रुपए फी डॉलर की एक्सपोर्ट के ऊपर कि कौन सी यानी चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर था। किसी पे 9 था, किसी पे 10 था, किसी पे 11 था। और वो उन्होंने टेस्ट बजाए थे और 10 से 15% एक्सपोर्ट इंक्रीज के उन्होंने वादा किया। अब इन्होंने डिवैल्यूएशन के साथ जो मुल्क में तबाही कर चुके हैं, उसके साथ इन्होंने $50 अरब की स्टॉक मार्केट और कर्जों का तबाही करके, मुल्क में महंगाई का तूफान ला के, मुल्क में आम आदमी का जीना हराम करके, मुल्क में इंटरेस्ट रेट को 10.5% पे बेस रेट को ले जाके, मुल्क में इन्फ्लेशन को कई सालों को पीक पे ले जाके, जो कि 40 साल में लोएस्ट है, इंटरेस्ट रेट को पीक करके, ये चीजें जो है सारी नेगेटिव है। खान साहब, ये चीजें इनको पहले आते सोचनी चाहिए थी। अभी भी इनका फोकस होना चाहिए फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी की करेक्शन। ये अपने रुपए की कदर को ठीक करें। ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग में मेजर किरदार अदा करता है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग को कम करें।
ये उस तरफ लेके जाएं, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर फिर ठीक होंगे। साहब अगर एक बात, क्योंकि ये बड़ी जरूरी है, आप अपने दौर के यानी आप उस वक्त के इंडिकेटर्स तो बताते हैं, यानी जब तक आप थे और जब आप चले गए, उसके बाद एक दौर जो शाहिद खान अब्बासी साहब का आया, और असद उमर साहब भी अगर तनकीद कर रहे हैं तो अपनी जगह बजाएं, क्योंकि कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश में, या मुझे नहीं पता किस नियत के साथ मेजर्स उठाए गए, जिसके जरिए कुछ नुकसान टैक्स साइड पे अगर आप देखें सैलरी क्लास के साथ जो हुआ, फिर उसके बाद कुछ और मेजर्स हुए जिससे आपके रेवेन्यू कम हुए, टैक्स रेवेन्यूज कम हुए, इंपैक्ट और जगह भी आया। ऐसा लगा कि इलेक्शन ईयर है तो इसलिए ऐसा बजट बनाया गया कि सबको फ्रूट्स तकसीम किए जा रहे हैं, क्या हो रहा है। लास्ट ईयर जो था वो उसकी मैनेजमेंट नहीं थी दुरुस्तार साहब, और वो उसकी करेक्टिव मेजर्स लेना जरूरी थे, या आपके नजदीक नहीं मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो काम किया आखिरी साल में वो इतने अच्छे नहीं थे कि आप उनको कंटिन्यू कर सकते थे? ये तो एक आम आदमी भी कहता है, इकोनॉमिस्ट कोई भी हो जी। नहीं खान साहब मेरी सुने जी, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब की लीडर में 30 जून 17 तक तो दुनिया क्लियर है ना, सारी दुनिया के क्रेडिबल आपके पास रिपोर्ट मौजूद हैं, आप उनको रेफर कर लें कि पाकिस्तान को G20 में चंद साल बाद ज्वाइन करने की नवीद, वहां से उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं अर्ज कर रहा हूं। हमने 5वां बजट 30 जून 17 से पहले दे दिया था, आपको याद होगा, वो मैंने पेश किया था 5वां बजट। मिफ्ता साहब ने मई में 6ठा बजट दिया जो कि आने वाले साल के लिए था। तो बात यह है कि उस बजट के जो इम्पैक्ट, हमारे जो 5 बजट हैं जो हमने दिए मियां नवाज शरीफ साहब पे होते हुए, और जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की GDP ग्रोथ को 6% पे लेके गया, वो मैं समझता हूं कि आप उसको सामने रखे। फिस्कल रेवेन्यू की आप बात कर रहे हैं, आपके 1940 से करीबन 3750 अरब कौन लेके गया? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। 18% एवरेज पर एनम ग्रोथ, अभी कितने हैं? 5%। तो मैं समझता हूं कि इनकी रेवेन्यू नीचे को जा रही है, ग्रोथ जो है, इनकी जो अखराजात है वो आसमान की तरफ जा रहे हैं। ये बैलेंस नहीं होगा। ये इन्होंने जो कुछ पिछले बजट में मिनी बजट क्यों ला रहे हैं, इन्होंने जो पिछले बजट में इन्होंने रेवेन्यू को मेजर लिए थे, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से 200 अरब तो इनका वो नुकसान हो गया। ठीक है 200 अरब। सैयदा साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे इस बात पर, क्योंकि आपने बड़ी मुफस्सल तरीके से बयान किया है जी कि आपके नजदीक इस आप इस मिनी बजट में साहब की तकरीर को किस तरह देखते हैं। बिल्कुल जरूरी इसलिए भी था कि हमने देखा जी कि आज फिर तनकीद यही हुई कि साबका हुकूमती गलती है जिसको हम करेक्ट कर रहे हैं। मुस्तकबिल क्या होगा ये सवाल उठाएंगे बेनकाब में इस ब्रेक के बाद, कि PTI की अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या है इस इकोनॉमिक मैनेजमेंट, फिस्कल मैनेजमेंट को बेसिकली किस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में PTI हैंडल करेगी। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हकाइक हम बेनकाब कर रहे हैं, सवालात उठा रहे हैं। मालियाती पैकेज, तरमीमी बिल, अब जो PTI गवर्नमेंट इसे कह रही है माशी इस्लाहाती पैकेज, और बहुत से लोग इसको मिनी बजट का नाम दे रहे हैं। इसमें कुछ रेवेन्यू साइड पर मेजर्स हैं, कुछ एक्सपेंडिचर साइड पर हैं। स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, या कहा जा रहा है ट्रिगर करने के लिए, हम जो है इस वक्त इस पैकेज का हमने अनाउंसमेंट किया। असद उमर साहब ने बार बार फोकस एक्सपोर्ट्स पर किया है, और वजह भी बनती है क्योंकि हमने देखा है कि ये गवर्नमेंट डेस्परेट रही है डॉलर्स के लिए, क्योंकि जरूरत है हमें इस पर डॉलर इन्फ्लोस की, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, रेमिटेंसेज हो, या वो एक्सपोर्ट्स हो, जिसके जरिए पाकिस्तान में डॉलर इन्फ्लोस आ सके। पाकिस्तान की माशी पॉलिसी या PTI की गवर्नेंस को लेकर अभी आपने सुना इसाकदार साहब को भी, और इसी तरह तनकीद आज असेंबली के फ्लोर पर शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे थे। अली शाह साहब की स्टेटमेंट भी एक सामने आई, और वहां उन्होंने भी बड़ा क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकल स्टेटमेंट दिया PTI गवर्नमेंट के ऊपर। मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा, और उन्होंने पाकिस्तान को जो ला खतरात हैं, सालमियत किस तरह की उन्होंने बातें की। CM सिंध की स्टेटमेंट जरा सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। अरे भाई मुल्क को कौन चलाएगा? मुल्क को कौन चलाएगा? प्लीज 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 गेट योर एक्ट टुगेदर। मैं इस मुल्क को डूबते हुए देख रहा हूं तुम्हारी प्राइम मिनिस्टरशिप में और तुम्हारी हुकूमत में। इस मुल्क को प्लीज, मैं आपकी मिन्नतें करता हूं। अब ये अहम तरीन बात है, जब इस तरह की गुफ्तगू शुरू हो जाए कि मुल्क की सालमियत या मुस्तकबिल क्या होगा। मेरे साथ महमूद मौलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और आप एडवाइजर हैं ऑन पोर्ट्स एंड शिपिंग पे भी, इस वक्त पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्ट्री के हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज में। महमूद साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आयशा गौस पाशा साहब हमारे साथ होंगी, जो कि साबिक वजीर खजाना पंजाब की हैं।
तो वो हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन करेंगे और कुछ ही देर में हमारे साथ एक माशी तज़ेनिगार भी साथ होंगे। मौलवी साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूंगा, क्या आपका कहना है इसके ऊपर, ये क्रिटिसिज्म, आज असेंबली का इजलास, हाउ डू यू सी ऑल दिस, क्या हो रहा है ये पॉलिटिकली? देखिए, पॉलिटिकली जो हो रहा है ना, वो मेरे हिसाब से इमेच्योरिटी नजर आ रही है आपको। आप ये देखिए ना, जो कोई मिनी बजट कह रहा है, कुछ कह रहा है, जितने चीजें असद उमर साहब कह रहे थे, आप मतलब खुद इधर बैठ के आप सुन रहे थे, इसमें इस वक्त कौन सी चीज ऐसी है जो नेगेटिव बात कर रहे थे? जहाँ तक स्टॉक एक्सचेंज का उन्होंने कहा, एक्सपोर्ट के लिए दे रहे, देखिए हम जितना कोशिश कर रहे हैं आपके सामने है, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि देखें जब तक एक्सपोर्ट्स को अगर हम रिलीफ नहीं देंगे तो एक्सपोर्ट्स होंगे कैसे? अब जब रिलीफ देते हैं जब भी ये खुश नहीं, हम टैक्स की लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, क्यों ये खुश नहीं? ये असल में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम कुछ मजीद टैक्सेस डालेंगे, इसलिए मेरा ख्याल से ये इतना शोर शराबा हो रहा था। नहीं तो आप जो समझ रहे हैं कि शोर शराबा हो रहा है, तो अब इसका क्या, ये तो कह रहे हैं कि आपसे चल ही नहीं रहा, मुल्क ही नहीं चल रहा, मईशत भी नहीं चल रही, कुछ भी नहीं संभल रहा इस वक्त, और महंगाई अलग बढ़ रही है, और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर अलग शोर मचा रहा है, यानी कोई एक चीज भी सही सिंध पे नहीं जा रही है, कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही है, और हर कोई ये सवाल उठा रहा है। आज आपने देखा गो न्याजी गो के नारे लग रहे थे, ये हीटेड पॉलिटिकल टेम्परेचर है, ये तनकीद है, क्या स्ट्रेटजी होगी आप लोगों की, किस तरह फेस करेंगे सारे मामला? देखिए, मेरे ख्याल से हम बहुत आसानी से इसको फेस कर रहे हैं। क्यों? हम जो इस वक्त कर रहे हैं ना, हमारे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव हम जा रहे हैं, और ये जो जिसको ये अपोजिशन मिनी बजट कह रही है, देखिए ये मिनी बजट नहीं है, ये रिलीफ है। देखिए एक्सपोर्ट को रिलीफ है, इंडस्ट्रीज को रिलीफ है, स्टॉक एक्सचेंज को रिलीफ है। आप ये देखें ना, हम यहाँ तक कर रहे हैं कि देखें जी, जो नॉन टैक्स पेयर है उनको गाड़ियों का भी दे दिया गया, जी वो गाड़ियाँ ले सकते। जो चीज़ें हैं उसको हम बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमने इस वक्त जो अभी जिसको ये मिनी बजट कह रहे हैं, आप खुद मुझे बताया ना, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आवाम के ऊपर बोझ डाला है इस वक्त? लेकिन ये महमूद साहब, आप खुद एक इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक, यानी आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप रहे हैं, इस पर रिप्रेजेंट करते हैं चेंबर्स वगैरह को, ये जो मेजर्स अनाउंस हुए हैं, ये साबिक़ा हुकूमतें भी कर चुकी हैं कि हम सेल्स टैक्स, हम रिफंड दे देंगे आपको, हम ये कर देंगे, दिया कोई नहीं है। बिजली की कीमत आपने कहा 7.5 सेंट कर देंगे, $6.5 पे गैस ले आएंगे, ये मामला भी हम सुन रहे हैं कि कब होगा, इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया? आपका ताल्लुक है इंडस्ट्रीज से, क्या ऐसा हो रहा है वाकई में कि $6.5 पे गैस मिल रही है, 7.5 सेंट पे बिजली मिल रही है? ये सिर्फ बयानबाजी है, सिर्फ दावे हैं, अभी तक कुछ हकीकत नहीं हुआ है? नहीं, मेरे ख्याल से देखें, ये दावे नहीं है जो कि आप लोग कह रहे हैं ना कि भाई बयानबाजी है, दावे हैं, अलग अलग हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ये एक हकीकत है, और इसको अगर हम पॉजिटिव वे में लेंगे तो ये हमारे सबके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर हम अपने दिमाग में एक माइंडसेट बना लेंगे कि नेगेटिव ही जाना है, तो ये मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है और आवाम के लिए भी नुकसानदेह। क्योंकि देखिए, अगर हर चीज़ को हम नेगेटिव करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? सही है, लेकिन सर ये आप नेगेटिव कहना नहीं, असल में कुछ हो भी तो पॉजिटिव ना। अभी तक क्या हुआ है पॉजिटिव? इंडस्ट्रीज के लिए क्या हुआ है पॉजिटिव? हम देख रहे हैं कारोबारी तबका परेशान है, आपकी स्टॉक मार्केट परेशान है। देखिए प्रैक्टिकली सिर्फ जबान से बातें करने से क्या होगा इस पर? देखिए स्टॉक मार्केट पिछले 3 दिन में कितने बढ़ गई है, तो जब बढ़ जाए तो वो ऑपोजिशन की खूबी, जब कम हो जाए वो आप कहेंगे हमारी खराबी। आप ये देखें ना कि अगर अभी ये 3 दिन में बढ़ गया, ठीक है ना, स्टॉक एक्सचेंज कितना बढ़ गया, तो ये मतलब इस पे भी लोग खुश नहीं है। सही। आप ये हमारे साथ जो आयशा गौस पाशा साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुकी है। मैम आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। आपको वेलकम कहते हुए आपने स्टेटमेंट दी असद उमर साहब की सुनी मैम कि ये 40 अरब रुपए का खसारा पंजाब गवर्नमेंट ने हमें दिया और हमारी केपी के गवर्नमेंट ने 34 अरब का सरप्लस दिया। मैं स्पेसिफिकली आपसे स्टेटमेंट में पूछना चाहूंगा कि यू हैव बीन हैंडलिंग द फाइनेंस डिपार्टमेंट इन पंजाब, क्या आप कहना चाहेंगे इस पे असद उमर साहब ने जो कहा? देखिए ज़रा सी एक थोड़ी सी शिकायत इस दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर से ये है कि नंबर्स ठीक लेकर नहीं आ रहे हैं, वो आवाम को ज़रा सा मिसगाइड कर रहे हैं। खसारा कैसे दिया पंजाब ने? पंजाब ने जो उनका डिविजिबल पूल में राइटफुल शेयर था, जो उनको ट्रांसफ़र मिलना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से, नेशनल फाइनेंस कमीशन के जो कमिटमेंट है उसके हिसाब से, उसमें से 87 बिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। ये इन्होंने 2017-18 में नहीं ट्रांसफ़र किया पंजाब को। नतीजा ये निकला
कि क्योंकि राइटफुल रेवेन्यू सोर्स था और उसके बेसिस पे एक्सपेंडिचर्स बजट हुए थे, ज़ाहिर इनकम आनी थी तो खर्चे करने थे। देखिए ना, ये कहाँ की लॉजिक बनती है कि आप पैसे लें और अपने बैंक में रख लें और अपने अवाम को बिल्कुल आप स्ट्रैंडेड कर दें, ना उनकी सर्विस डिलीवरी पे खर्चा करें, ना कोई तरक्की पे खर्चा करें, एजुकेशन ना दें, हेल्थ ना दें, सिर्फ पैसे दिखाने को अपनी जेब बैंक के अकाउंट में रख लें। तो ये तो कहीं की लॉजिक बनती नहीं ना। अगर पैसे हमारा राइटफुल शेयर था तो हमने उसे खर्च करने थे अपने। हमारे पंजाब 111 मिलियन लोगों का सूबा है, तो हमने उसके हिसाब से खर्चा नहीं। वो आखिरी साल के बजट की बात कर रहे हैं। आखिरी साल बजट आप लोगों ने ऐसा ओवर ऑप्टिमिस्टिक कह लें, क्या कह लें, उस बजट को बनाया कि वो बजट जो था, बता रही हूँ जी नहीं, ये 40 अरब की फिगर गलत है, आप ये कह रही हैं। ये 87 बिलियन, जी एब्सोल्युटली 100%। एक्चुअल फिगर बताएं क्या है मैम? ये जो 87 बिलियन हमारा राइटफुल शेयर था, जी जी, अगर ये राइटफुल शेयर मिल जाता तो 1 रुपया का भी खर्चा एक्स्ट्रा नहीं होता। इन्होंने आखिर मिनट में पैसे दिए नहीं, ना केयरटेकर गवर्नमेंट ने दिए न, तो जिसकी वजह से नतीजा ये निकला कि जो इनकम आनी थी वो नहीं आई, अखराजात बुक इन हो चुके थे। तो लिहाजा हमें फिर जिसे कहना चाहिए अपनी स्टेट बैंक के पास जो प्रोविजन होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज का, ये छोटा सा लिक्विडिटी का प्रोविजन होता है कि आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए जब आपके पैसों में आने में थोड़ी सी देर हो गई। वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस्तेमाल किया और उसके थोड़े ही से दिन के बाद, मेरे ख्याल से पहले ही महीने में, फिर उन्होंने क्योंकि अपना दिखा लिया वो पैसे अपने पास रखे हुए, तो वापस पंजाब को दे दिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कहना कि ये 38 बिलियन का डेफिसिट उन्होंने कैरी किया है, इस मिस रिपोर्टिंग। लेकिन मैं फिर इस पे आपको कॉन्ट्रास्टिंग व्यू बताऊं। आपको राइटफुल, ठीक है आयशा साहब, आपकी बात हम तक आ रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जब वो कहते हैं कि परवेज खट्टक साहब ने 34 अरब का सरप्लस दे दिया, तो इसका मतलब क्या परवेज खट्टक साहब को या खैर पख्तूनख्वा को सेंटर ने उनका राइटफुल शेयर दे दिया था, इस वजह से 34 बिलियन का हुआ, या ये दिस वाज बिकॉज ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग जो सरप्लस की बात कर रहे थे, या ये फिगर भी गलत है आपके नजदीक? देखिए मेरी गुजारिश सुनिए, आप सरप्लस कब देते हैं? सरप्लस आप उस वक्त देते हैं कि जब आपके पास डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं होते, आप जो पैसा आपके पास आता है उसको ठीक से खर्च नहीं कर पाते हैं। अब आप देखिए, केपीके ने सरप्लस तो दे दिया, लेकिन इस वक्त इनकी मेट्रो ट्रेन का क्या हाल हुआ हुआ है। वो सरप्लस देने की जगह अगर वो चाहते तो वो ट्रेन में लगा देते, और वो जो मेट्रो ट्रांजिट सिस्टम, जो बस सिस्टम उनका है, वो इफेक्टिवली डिलीवर हो जाता, आवाम इस्तेमाल करने लग जाती, ट्रांसपोर्ट के मसले सॉल्व हो जाते, कॉस्ट ओवररन नहीं होता, डेवलपमेंट और डिलीवरी होती। तो अब आप ये देखिए, अगर वो इसको क्रेडिट दे रहे हैं तो मेरे नजरिए में एक आम पाकिस्तानी के लिए ये क्रेडिट की बात नहीं है कि केपी ने इतना बड़ा सरप्लस जनरेट करने के लिए अपना मेट्रो बस ट्रांजिट सिस्टम जो है वो रोक दिया, उस पर खर्चा नहीं किया, उस पर कॉस्ट ओवररन किए, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रोक दिए, उन पर खर्चा नहीं किया, कॉस्ट ओवररन्स करवा लिए और सर्विस डिलीवरी नहीं करी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये क्रेडिट किस चीज पे जाएगा? आम पाकिस्तानी के इंटरेस्ट में क्या चीज है? आम पाकिस्तानी तो चाहता है डिलीवरी ऑफ सर्विस, उसका हक हमारा। वो आप सही कह रही हैं, लेकिन मुल्क के मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट और ये जो अल्फाज तराशे जाते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो प्रोविंसेस को अपनी सर्विस डिलीवरी को इतना एफिशिएंट बनाना चाहिए कि उनके जो मैकेनिज्म है, रेवेन्यू मैकेनिज्म, जिसके बारे में मुराद अली शाह साहब यहाँ बार बार कहते हैं जी कि हमने इतने अरब रुपए कलेक्शन कर ली, किसी और सूबे ने नहीं करी, हम इतना अच्छा SRB हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कर रहा है, सेल्स टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, या जो भी है, तो हमें प्रोविंसेस को भी तो इतना रिस्पॉन्सिबल बनना। अच्छा, मुझे जवाब ब्रेक के बाद लेना है। इस वक्त महमूद मौलवी साहब भी हमारे साथ हैं, आयशा पाशा साहब भी हमारे साथ हैं। इस ब्रेक के बाद और अहम तरीन सवालात, असद उमर साहब की स्पीच, मिनी बजट और उठाए गए इकदाम का असरात क्या होंगे, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, अहम तरीन सवालात, मिनी बजट, माशी पैकेज और फिर जो फिगर्स कोट किए गए हैं। हमारे साथ
प्रोग्राम के पहले हिस्से में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब भी थे, और इस वक्त हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब हैं जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, महमूद मौलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और एक्स फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब आयशा गौस पाशा साहबा हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रही हैं। तो उनके बारे में जिक्र स्पीच में हुआ था 40 बिलियन के डेफिसिट का, तो उनकी डिटेल्स उनसे ले रहे थे। लेकिन महमूद मौलवी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी, आप कह रहे थे खैर पख्तूनख्वा का और पंजाब का मवाजना दिया, आयशा साहबा कहती हैं ये असद उमर साहब ने गलत मिसलीड किया कौम को फिगर्स देके। तो आपके पास कोई जवाब है? आप कुछ कहना चाह रहे थे, ब्रेक में कह रहे थे ये बात सही नहीं है। नहीं, देखें, मैं बहन की बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि इनसे काफ़ी पहले भी मुलाकातें हुई। देखिए, वो जो खुद कह रही थी कि देखें, वो खुद कह रही हैं कि ये सरप्लस जो है हमने सरप्लस खर्च कर दिया, ठीक है ना। अगर आप उनके हमें पंजाब, हमें सेंटर से 87 बिलियन नहीं मिले तो हमने ओवरड्राफ्ट किया, फिर हमें 40 बिलियन का इस पर जो हो गया। अब आप मुझे बताएं, सेंटर किसकी हुकूमत थी? नहीं, अब ये बजट तो सर आपका लास्ट 5 महीने तो आप लोग आ गए ना। देखें, हम लोग आ गए ना। देखें, आप ये देखें ना, सेंटर ने, देखें ना, ये जो हम बात कर रहे हैं, पिछली बात कर रहे हैं ना, और केयर टेकर भी आया ना उससे पहले। देखें, केयर टेकर भी आ गया, मगर देखें, आप ये देखें, इतने 5 सालों में जो है भाई, इन्हीं के शेयर्स इनको दिए ना, अचानक एक साल में तो शेयर्स नहीं बढ़ गए ना। अगर पिछले हर साल तरतीब से जा रहे थे ना, तो उसी हिसाब से सिंध अगर कहेगा जी मुझे शॉर्टफॉल मिले इसलिए मैंने सरप्लस ओवरड्राफ्ट कर लिया। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा ने खर्चे को। अच्छा महमूद साहब, मैं अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछूं एक बात ना, आप खुद अवामी लीडर, आप पीटीआई की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप किसी से भी जाके पूछें, कोई आपको एक आदमी मिलता है जो कहता है महंगाई कम हुई है? आप सच अगर दिल पे रख के हाथ बताएं, कोई एक मिला है जो उसने कहा हाँ यार ये चीज कम हो गई है? कौन सी चीज कम हुई है आपके 5 महीने में? देखिए, चीजें कम अगर नहीं हुई तो बहुत सी चीजें, मतलब आप देखें, बड़ी भी तो इतनी नहीं है जितनी लोग शोर कर रहे हैं। सर, आप मुझे बताएं ना, बड़ी भी कितनी बढ़ गई है? उनकी कीमतों की तो लिस्ट है पूरी, जो आप जो पिछले कई माह के अंदर हर चीज की जो अशिया खुर्दनोश कीमतें बढ़ रही हैं, कम किसी चीज की नहीं हो रही है। तो आप लोग दावा तो नए पाकिस्तान करते हैं, रियासत मदीना कम होंगी चीजें, हम तो यही तवक्को रखते हैं, आम आदमी यही तवक्को रखता है। एक चीज बताएं इसकी कम हुई हो कीमत, कोई एक फेरिस्त हो, कोई एक चीज हो जिसकी कीमत कम हो गई हो कि हाँ जी कम हो गई इसकी कीमत। देखिए, मैं आपको कहूंगा आटे की कीमत कम हो गई है, आप खुद देख लें। कितने की हो गई आटा? देखिए, आटा जो है, गंदम जो है, आज 32.5 रुपए का मिल रहा है। आप ये देखिए, तंदूर की रोटी देखी है, तंदूर की रोटी कहां पहुंच गई है, और गैस के फुकदान की वजह से और कहां पहुंच गई है। बहुत से शहरों में तो वो है ही नहीं एलपीजी, वो उसका जो गैस का सिलेंडर है वो उनको पता नहीं कितने 100 रुपए किलो में लेना पड़ता है। वो 15 बस 20 रुपए तक की रोटी, 12 रुपए तक की रोटी बाज इलाकों में बिक रही है। तो तंदूर की रोटी से इसका मवाजना करता है। नहीं, देखिए, हमारे यहाँ एक चीज बदकिस्मती से ये है ना कि जो भी चीज ऊपर चले जाती है ना, उसको जब कम होता है तो उसके वो इफेक्ट नहीं आता ना आवाम पे। आम हालत में आप देखें, कोई भी चीज अगर डीजल कम हो जाता है तो आप मुझे बताएं ट्रांसपोर्टर किराया कम करते हैं? नहीं। लेकिन अगर बढ़ जाता है तो फौरन बढ़ा देते हैं। बदकिस्मती हमारी भी तो बदकिस्मती आप नहीं कह सकते, क्योंकि अब आपकी गवर्नमेंट है। अगर ट्रांसपोर्टर किराया कम नहीं करता तो अपनी रेट एस्टैब्लिश करना अब आपका काम है, उसको इन्फोर्स करना आपका काम है। अब आप ये नहीं कह सकते कि जरदारी साहब की हुकूमत की वजह से या नवाज शरीफ साहब के दौर की वजह से ट्रांसपोर्टर किराया कम नहीं कर रहे, कि उसमें गलत लोग भर गए ब्यूरोक्रेसी की तरह। सर, ये दिस इज योर जॉब नाउ, अगर नहीं कम कर रहा ट्रांसपोर्टर किराया। नहीं, मगर देखिए, ट्रांसपोर्ट भी जो है ना, अगेन प्रोविंस का उसमें आ जाता है। मैं आपको बताऊं ना, अभी ट्रांसपोर्ट के कुछ इश्यूज चल रहे थे, मैं खुद इसको बैठ के सॉल्व कर रहा था, वो भी 18th अमेंडमेंट के बाद जो प्रोविंस का उस हिस्से में आ जाता है। देखिए, हम बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं फिर कहूंगा कि कोशिश कर रहे हैं और सिमत में चल रहा है। दवाओं की कीमतें जो हैं वो 9 से 15% बढ़ गई, इससे ज्यादा और क्या होगा? उसमें एसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हैं, यानी उसके अंदर बहुत सी दवाएं हैं जिनकी कीमतें बढ़ गई। हम सिर्फ देख ही रहे हैं, हम सिर्फ सुन रहे हैं कि ये क्या हो क्या रहा है आखिरकार। मतलब किस तरह से मामला चल रहे हैं, कौन देख रहा है? ये 15% दवा कीमत बढ़ जाएगी तो क्या होगा? मरीज क्या जाएंगे? हेल्थ तो बेसिक आपका सेक्टर था। नहीं, देखिए, हेल्थ बेसिक सेक्टर था, उसको हम कर रहे हैं, मगर कुछ दवाओं की अगर कीमत बढ़ी है उसकी वजह ये है कि देखें डिवैल्यूएशन की वजह से भी तो देखिए ना, वो डिवैल्यूएशन भी तो आप ही ने किया सर, हम तो नहीं कर रहे। डिवैल्यूएशन आपकी हुकूमत में आने के बाद आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। देखिए, फिर हम वही कहेंगे ना कि जो पिछली हुकूमत छोड़ के गई, हमारे पास इतनी लायबिलिटी, जैसे अभी हमारी बहन कह रही थी कि देखिए जी हमने इसलिए ओवर बोरो किया, उसकी वजह कि हमें कम मिला। तो हमारे पास अगर पीछे आप छोड़ के जाएंगे। अच्छा, इस बजट का या इस मिनी बजट का या जो पैकेज है, कुछ इस्लाहाती पैकेज या मालियाती तरमीमी बिल से जो भी कहें, खुर्रम शहजाद साहब आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन लाइफस्टाइल क्या पड़ेगा? मेरा मतलब आम आदमी की जिंदगी पर, या वो जो कंज्यूमर बास्केट होती है, वो 350 आइटम्स या जो जिनसे सीपीआई कैलकुलेट की जाती है, डू यू सी एनी इंपैक्ट ऑन दैट, या फिर आप समझते हैं कि सिर्फ लग्जरी गुड्स पर इंपैक्ट है इसका? खुर्रम साहब,
देखें, ये जो अभी आज जो अनाउंसमेंट हुई है, ये आप एक तो ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट बजट है, लेकिन इसमें करेक्ट मेजर्स लिए गए हैं जो फाइनेंस बिल आपका पिछला था, और जो कि बहुत इंकरेजिंग है फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एसएमईज पर्सपेक्टिव, जो आपकी मिडिल लेवल की जो कंपनीज होती हैं, इसके साथ साथ बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे आपने टैक्स कम किया है। मेरे ख्याल में इसमें एक आम आदमी को अगर डायरेक्टली बहुत ज्यादा फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं होगा। एक अच्छी बात ये हुई है इसमें कि अभी जो सुपर टैक्स था वो बिजनेसेस पे कम कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा बर्डन था। अब देखिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी डेफिनेटली है कि वो मेक श्योर करे कि ये जो 4% का टैक्स रिलीफ है कॉर्पोरेट सेक्टर को, इन्वेस्टमेंट इस पे आई ही आए, इसके साथ साथ एक आम आदमी को प्रोडक्ट प्राइसेस में पास ऑन किया जाए, ताकि महंगाई की जो शरह अभी बढ़ी है रिसेंटली उसमें कमी आ सके। एक अच्छी बात और हुई है कि ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई हैं, 30% से नीचे आ गई हैं। गवर्नमेंट ने रफली कोई 30-40% पास ऑन किया है और रिमेनिंग अपने पास रखा है। लेकिन मेरे ख्याल में आगे जाते हुए अगर ऑयल प्राइसेस नीचे रहती है तो महंगाई की शरह में कमी की जा सकती है। ये जो गवर्नमेंट ने पास ऑन किया, इसका मतलब अपने जीएसटी को गवर्नमेंट ने रेस कर दिया, यही हुआ है? नहीं, क्या किया? हाँ, बिल्कुल ऐसे। ये जो विथहोल्डिंग टैक्स है उसको बढ़ाया, जैसे पीडीएल को बढ़ा दिया। अच्छी बात यह कि फेडरल गवर्नमेंट का जो पोर्शन होता है वो पीएल के थ्रू आता है, तो उनके डेफिसिट में भी जो है वो कमी हो जाएगी। लेकिन आप नहीं समझते कि स्पीकिंग पॉलिटिकली, क्योंकि ये तो तनकीद पिछली हुकूमत पे होती थी कि आप जो है वो पेट्रोलियम लेवी कम नहीं कर रहे, आप कीमतें कम हो रही हैं, आप पूरा पास ऑन नहीं कर रहे, तो ये तो खुद ऑन प्रिंसिपल्स पीटीआई गवर्नमेंट तनकीद करती रही है कि आप लोग फुल पास ऑन नहीं कर रहे, तो अब ये खुद भी 30% पास ऑन कर रहे हैं, तो ये तो अजीब सी बात लग रही है सुनने में। जी, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि कंप्लीट पास ऑन नहीं किया गया, जो कि करना चाहिए। और अब मेरे ख्याल में एक इश्यू था कि पिछले गवर्नमेंट का, जो हम हमेशा अपनी डिस्कशन में एक चीज भूल जाते हैं, वो ये है कि पिछले 1-1.5 साल में जो पिछली गवर्नमेंट ने अपने जो डिसीजन थे वो टाइमली नहीं लिए, पॉपुलर जो है डिसीजन, जो जिसे कहते हैं कि जी आप कीमतें नहीं बढ़ाई, ऑयल प्राइसेस की कीमतें नहीं बढ़ाई जब ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही थी, उसकी वजह से ये जो बैकलॉग है ये बहुत ज्यादा खड़ा हो गया। इस गवर्नमेंट की मजबूरी बन गई कि उसको पास ऑन करना पड़ा, ऑयल प्राइसेस का ज्यादा होना, गैस प्राइसेस का बढ़ना, अगर मुझे मौका दें आयशा साहबा, आपके नजदीक अगर एज ए स्पीकिंग इकोनॉमिकली, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, आपके नजदीक इस बजट का इंपैक्ट पीएमएलएन और पीटीआई को हटाकर व्हाट डू यू फोरसी, क्या इंपैक्ट है आम आदमी की जिंदगी पे, लाइफस्टाइल पे क्या इंपैक्ट है? कीमतें बढ़नी है या इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखती हैं आयशा साहब? देखिए, मैं 100% एज एन इकोनॉमिस्ट बात करूंगी, पॉलिटिक्स बाद में, इकोनॉमी और पाकिस्तान पहले। देखिए, अब जो बजट आया है, अगर आप इसके मोटे मोटे खदोखाल देखें, आपने छूट किसमें दी है? आपने छूट दी है कॉर्पोरेट टैक्सेस में। अब पहले बजट लाने से पहले, मिनी बजट आने से पहले, आपने सारी इनडायरेक्ट, पेट्रोलियम है, गैस है, मेडिसिन है, ये सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ाए। इसका असर किस पे हुआ? डिस्प्रपोर्शनेटली वो असर हुआ आपके आम आदमी पे। मयार ज़िंदगी एक आम आदमी का बहुत नेगेटिवली इफेक्ट हुआ। जो बजट में आप मेजर्स लेकर आ रहे हैं, वो उसमें आपने रिलीफ जो दिया है, उसमें डिस्प्रपोर्शनेटली किस पे बेनिफिट हो रहा है? बिजनेस सेक्टर पे, कॉर्पोरेट सेक्टर पे। ये सब छूट जो है वो प्रो बिजनेस और प्रो रिच हैं, अगर मैं ये एक्सप्रेशन यूज कर लूं। अब ये जब आप कैसे आप कह रही हैं, अगर इसको फैक्चुअली बताएं, रेवेन्यू ऐसा है जैसे गाड़ियों पे 1800 सीसी की टैक्स बढ़ा दिया है, गुजारिश करूं, एप्पल और ये फोन तो लग्जरी आदमी, तो अमीर आदमी खरीदता है ना 1800 सीसी पर गाड़ी। जी, मेरी गुजारिश सुनिए। वो तो बिल्कुल, कितने फोन का रेवेन्यू कितना हो रहा होगा, आप इफेक्टिव मेजर्स देखिए। आपने सुपर टैक्स की बात करी है, आपने कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस की बात करी है, आपने जो रिलीफ के मेजर्स दिए हुए हैं वो प्रो बिजनेस के नाम पे दिए हुए, मैं एग्री कर रही हूँ, बट दे आर डिस्प्रपोर्शनेटली बेनिफिटिंग अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। अब ठीक है, आपने बहुत से, इनफैक्ट मैं मराद जब सुन रही थी, बड़े मुश्किल से आवाज़ आ रही थी, तो मेरे ख्याल से कोई 10-20 तो मरात आपने ज़रूर निकाल के दे दी है इस वक्त। अब आप इसको फाइनेंस कैसे करने वाले हैं? इंपॉर्टेंट बहुत बात यह है, ज़रा मैं अपने भाइयों से बात करना चाह रही हूँ जो हमारे साथी हैं इस वक्त। ये फाइनेंस कहाँ से होंगे? आपने रेवेन्यू मेजर्स कोई लिए? आपके पिछले साल में जो पहले 6 महीने में रेवेन्यू में जो कमी आई है, शॉर्टफॉल, वो 175 बिलियन रुपीस की आई है। ये सारे मराज जब आप देंगे तो आप मजीद रेवेन्यू फॉरगो करेंगे। जब आप रेवेन्यू फॉरगो करेंगे, यानी आपकी रेवेन्यू शॉर्टफॉल बढ़ने वाली है, आपकी रिवाइज्ड जो बजट दिया उसके मुकाबले में, पहले 6 महीने में भी बढ़ी है।
आपने करंट एक्सपेंडिचर में सिर्फ बातें करी हैं कि हमने कटौती की है और हमने ऑस्टेरिटी की है। असल ये है कि करंट एक्सपेंडिचर पिछले साल के मुकाबले में इस दफा उसकी ग्रोथ रेट ज्यादा है। तो बातें छोड़ देना, नंबर्स देखें। जब करंट एक्सपेंडिचर में कमी नहीं हो पा रही है आपसे, रेवेन्यू में शॉर्टफॉल हो रही है, तो बजट डेफिसिट को कैसे कम किया आपने? आपने डेवलपमेंट आयशा साहब अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं ये सवाल का जवाब जो है आप जो कह रही हैं, आप पार्टिसिपेंट से पूछ रही हैं, हम एंगेज नहीं कर सकेंगे क्योंकि वक्त इख्तिताम पर पहुंच रहा है अपना। तो मैं जो मेहमान है उनका शुक्रिया अदा करते हुए अब आयशा गौस साहिबा का, महमूद मौलवी साहब का, खुर्रम शहजाद साहब का, क्योंकि खुर्रम शहजमान साहब की आदत पड़ी हुई है, खुर्रम शहजाद साहब माहिर मईशत, और इसके साथ साथ इसहाक डार साहब जो प्रोग्राम के शुरू के हिस्से में मौजूद थे। आपका फीडबैक जिसका इंतजार रहेगा फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिए।